आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक नाटक रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय जानबूझकर हालिया जाति सर्वे की खामियों से ध्यान भटका रहे हैं। गलत बीसी जनगणना को संबोधित करने के बजाय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आसानी से इस बात पर बहस शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी बीसी हैं या नहीं। इसके जवाब में बंदी संजय राहुल गांधी के धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मोदी बीसी हैं या नहीं? राहुल गांधी के धर्म का किसी चीज से क्या लेना देना? हमारी मांग सरल है, एक सटीक बीसी जाति जनगणना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के धर्म और आरक्षण के प्रति कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। करीमनगर में स्वदेशी मेले के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि राजीव गांधी को हिंदू कैसे माना जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता फिरोज जहांगीर खान की जड़ें पारसी थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गांधी परिवार की कोई निश्चित जाति, धर्म या राष्ट्रीय पहचान नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक मान्यता वाले शुद्ध भारतीय के रूप में प्रशंसा की गई। वहीं बंदी संजय ने कांग्रेस सरकार पर गलत तरीके से मुसलमानों को पिछड़े वर्ग बीसी श्रेणी में शामिल करने और अन्य बीसी के लिए आरक्षण हिस्सेदारी कम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए दावा किया कि प्रस्तावित 42% बीसी आरक्षण में से 10% मुसलमानों को आवंटित किया जाएगा। मंत्री ने महाराष्ट्र की तरह तेलंगाना में भी धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर राज्य सरकार मुसलमानों को बीसी श्रेणी में शामिल करती है और केंद्र को सूची सौंपती है तो इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि मुसलमानों को छोड़कर एक संशोधित सूची स्वीकार की जाएगी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कहा कि पूरे तेलंगाना के लोग चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वापसी करें। उन्होंने इस कार्य के लिए समर्पित 60 लाख बीआरएस सैनिकों को संगठित करने का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रयास को तेलंगाना के गठन के लिए लड़ने वाले बीआरएस प्रमुख के लिए अंतिम जन्मदिन का उपहार करार दिया। उन्होंने कहा उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर तेलंगाना को एक शोषणकारी शासन से मुक्त कराया। उन्होंने तेलंगाना राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए अपमान और कठिनाइयों का सामना करते हुए शून्य से पार्टी का निर्माण किया। राज्य के मौजूदा संकट की ओर इशारा करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग बीआरएस प्रमुख की वापसी के लिए उत्सुक थे। तेलंगाना भवन में चंद्रशेखर राव के 71वें जन्मदिन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रामाराव ने अपने पिता की सराहना करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना लोगों के लिए नायक थे। 14 महीने से मैं जहां भी जाता हूं लोग एक ही बात कहते हैं, चंद्रशेखर राव को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक मिशन है। तेलंगाना सरकार ने 2 मार्च से 31 मार्च 2025 तक लागू रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय या स्कूल 1 घंटे से पहले छोड़ने की अनुमति दे दी है। यह अनुबंधन आउटसोर्सिंग बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू है। रमजान के पूरे महीने में शाम 4 बजे ऑफिस या स्कूलों से निकलने की अनुमति है। यह आदेश तेलंगाना के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी किया। इस बीच सदर मजलिस ए उलमा ए डेक्कन की केंद्रीय रुवैत ए हिलाल समिति, जिसे चांद देखने वाली समिति के रूप में भी जाना जाता है, इस बीच हैदराबाद रमजान की तैयारी शुरू हो गई है। कई ट्रेडर्स और बिजनेसमैन रमजान में बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए तेलंगाना सरकार ने भी रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 घंटे की छूट की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग कितनी श्रद्धा के साथ महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे, मगर यह हादसा हो गया। मेरे उन सभी लोगों के प्रति संवेदना है। यह कुप्रबंधन था। सरकार को इस स्थिति को काबू में लेना चाहिए था। लोगों को सहूलियत दीजिए, पीड़ितों का इलाज मुफ्त कर दीजिए और उन्हें हर्जाना दीजिए। वी शुड हैव एक्सपेक्टेड कि भाई कुंभ का अनाउंसमेंट हो रहा तो ये होगा। रेलवेज को ये शायद तैयारी में रहना चाहिए था कि अगर हम प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं ये हो सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब अचानक आप प्लेटफॉर्म बदलते हैं, मामूली ट्रेन पे जब हम लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ मेरे क्षेत्र में बाई ट्रेन कई बार प्लेटफॉर्म 1 बोल देते हैं, फिर 9 बोलते हैं, तो मैं खुद दौड़ती हूँ, भागती हूँ। वहां वीआईपी बनने से कोई फायदा नहीं ना, ट्रेन तो पकड़ना है, तो हम भागते हैं।
तो उतने में मैं जानती हूँ कि कितने परेशानी होती है, कितने लोगों को धक्का मारते हुए हम लोग उतर जाते हैं, वहां भागते हैं कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ये होता है, हो गया, एक हादसा हो गया। अब ये बहाने मत बनाइए, इसको सिचुएशन को काबू में लीजिए। प्लीज सेटअप अ प्रॉपर सिस्टम ताकि लोग वहां जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये फोटो है, ये तस्वीर है, ये मुझे मिल रहे नहीं है। आप जांच करके पता कर लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल्स में दाखिलात करवाए हैं, कहाँ है, उनको सहूलत दीजिए, ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए और उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए और आइंदा ये ऐसे हादसा मत होने दीजिए। अब ये किसी ने फॉल्स न्यूज फेक, ये सब नॉनसेंस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नए साल का पहला बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा और 7 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन राज्यपाल विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, फिर उनके भाषण पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कार्य सलाहकार समिति तय करेगी कि सत्र कितने दिन चलना चाहिए। मैंने पैर में दर्द होने के बावजूद घर बैठे विभागीय बैठकें की है। आज मैंने किसान नेताओं की बैठक की। उन्होंने कहा बजट तैयार करते समय इस बात पर चर्चा हुई कि हमारे बजट में क्या शामिल होना चाहिए। हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटती। मैं वादा करता हूं कि मैं किसानों का साथ दूंगा। मूल्य वृद्धि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को करनी चाहिए। राज्य सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जो भी करना होगा करेगी। केंद्र सरकार को भी मूल्य वृद्धि के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए। कहते हैं जरूर जुरू और ज़मीन 3 ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर देता है। ऐसा एक मामला कर्नाटक से सामने आया है जहां एक शख्स ने अपने ही छोटे भाई की हत्या की सुपारी दी और भाई की हत्या का शक उस पर न हो इसलिए वह प्रयागराज चला गया। लेकिन जब वह वापस आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला 11 फरवरी का है जहां कर्नाटक के मांड्या जिले के मदरूर ताल्लुक में 45 वर्षीय किसान कृष्ण गौड़ की हत्या कर दी गई थी। जब हत्या की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि कृष्ण गौड़ के बड़े भाई शिवंजी गौड़ ने ही अपने भाई की हत्या कराने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने मामले पर पूरी जानकारी दी और बताया कि जमीनी विवाद से जुड़ा मामला भी था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कृष्ण गौड़ पर बहुत ज्यादा कर्ज था जिसे उसके भाई ने चुकाया था। बदले में कृष्ण गौड़ को अपनी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई की पत्नी के नाम करनी थी, लेकिन कृष्ण गौड़ ने प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया और कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। साथ ही वह शिवंजय गौड़ की पत्नी के बारे में भी बुरा भला कह रहा था। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद शिवंजय गौड़ ने अपने भाई की हत्या के लिए चंद्रशेखर, सुनील, उल्लास, प्रताप, अभिषेक, श्रीनिवास और हनुमे गौड़ा को 5 लाख की सुपारी दी थी। कर्नाटक के मैसूर शहर के विश्वेश नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में संदिग्ध परिस्थिति में 15 वर्षीय लड़के सहित एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय चेतन, एक श्रमिक ठेकेदार, उनकी पत्नी 43 वर्षीय रूपाली, उनके बेटे 15 वर्षीय कुशल और चेतन की मां 62 वर्षीय प्रियवंदा के रूप में की गई। पुलिस को संदेह है कि चेतन ने फांसी लगाकर जान देने से पहले बाकी तीनों को जहर दिया था। मैसूर शहर की पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर ने घटनास्थल का दौरा किया। बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले को जांच के लिए ले लिया है और घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पति, पत्नी, बेटे और मां का एक परिवार मृत पाया गया। मां एक फ्लैट में मृत पाई गई और बाकी लोग उसी अपार्टमेंट परिसर के दूसरे फ्लैट में मृत पाए गए। मां अलग रहती थी। परिवार के मुखिया मृतक चेतन ने अमेरिका में रहने वाले अपने भाई भरत को फोन करके बताया था कि वो अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि भरत ने तुरंत रूपाली के माता पिता को फोन किया और उन्हें चेतन के अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए कहा। जब तक वे फ्लैट पर पहुंचे तब तक घटना हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुबह 6 बजे पुलिस को फोन किया था और क्षेत्राधिकारी उद्यानपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस सूत्रों ने कहा कि चेतन मध्य पूर्व में श्रमिकों को भेजने का काम करता था और वित्तीय मुद्दों पर उसने यह कदम उठाया। वही पुलिस ने फ्लैट से चेतन द्वारा लिखा गया एक डेथ नोट बरामद किया जिसमें लिखा है कि परिवार आर्थिक तंगी के कारण आत्मघाती कदम उठा रहा है और उसके परिवार के सदस्यों की मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु हिंदी का विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदी को जबरन थोपने को स्वीकार नहीं कर सकता। कोझिकोड में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल ने अपने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदी के बढ़ते प्रभाव से उत्तर भारतीय भाषाओं की पहचान खोती जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर एक राष्ट्र एक भाषा के एजेंडे के जरिए विविधता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उदयनिधि ने आज
कोझिकोड में मनोरमा डेली समूह के कला एवं साहित्य महोत्सव में कहा कि साहित्य, भाषाई और राजनीतिक कुलाचार के इस सम्मिश्रण के एक मजबूत पहचान बनाई, जिसने तमिलनाडु में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल दोनों ही भारत के दो सबसे प्रगतिशील राज्य हैं और इन दोनों ने फासीवादी तथा सांप्रदायिक ताकतों को सफलतापूर्वक दूर रखा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ नेताओं ने राष्ट्रवाद और वैज्ञानिक सोच का प्रचार करने के लिए तमिल साहित्य का सहारा लिया है और CN अन्नादुरई तथा M करुणानिधि जैसे नेताओं ने लोगों के बीच तमिल साहित्य को लोकप्रिय बनाया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।